नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्रोत अध्याय के आधार पर ग्रामीण समाज की संरचना और उसकी संस्कृति की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर गांवों को सिर्फ एक ऊपरी नजरिए से देखते हैं, राइट? लेकिन आज हम इसके बिल्कुल कोर तक जाएंगे और इसके हर पहलू को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 69%। 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत के लगभग 69% आबादी गांवों में बसती है। मतलब हमारे देश की धड़कन असल में गांवों में ही है। और इन करोड़ों लोगों के लिए खेती कोई 9 से 5 की जॉब नहीं है, बल्कि ये उनका पूरा जीवन है। उनकी पहचान, उनके सामाजिक रिश्ते, उनकी दिनचर्या, सब कुछ इसी से तय होता है। तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम पहले कृषि और ग्रामीण संस्कृति को देखेंगे, फिर व्यवसायों की विविधता, उसके बाद भूमि, जाति और असमानता के मुद्दों पर बात करेंगे, फिर औपनिवेशिक काल के प्रभाव को समझेंगे और आखिर में कृषि में आए आधुनिक बदलावों पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 1, कृषि और ग्रामीण संस्कृति। यहाँ सबसे पहली बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि खेतीबाड़ी ग्रामीण समाज के कल्चरल ताने बाने में कितनी गहराई से रची बसी है। बुआई से लेकर कटाई तक का जो पूरा साइकिल है ना, वही असल में तय करता है कि गांव में खुशियां कब मनाई जाएंगी। फसल पकने का समय सीधा सीधा त्योहारों के समय से जुड़ा होता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए जरा देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों को देखिए। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी और कर्नाटक में उगाड़ी। ये सारे बड़े त्योहार ठीक फसल कटाई के सीजन में ही आते हैं। देखा जाए तो ये त्योहार बस एक तरीका है एक नए कृषि मौसम का जोरदार और खुशी खुशी स्वागत करने का। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, व्यवसायों की विविधता। अब खेतों से जरा बाहर निकलकर देखें तो गांवों का जो पूरा आर्थिक तंत्र है वो काफी दिलचस्प और विविध है। एक बहुत आम गलतफहमी है कि गांव में सिर्फ और सिर्फ किसान रहते हैं। बिल्कुल नहीं। गांव असल में एक बहुत ही इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम की तरह काम करता है, जहां किसानों को सपोर्ट करने के लिए कारीगरों और सेवा देने वालों का एक पूरा नेटवर्क होता है। कुम्हार, बढ़ई, जुलाहे, लोहार या फिर कहानी सुनाने वाले ज्योतिषी और पुजारी, ये सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। हालांकि सोर्स मटेरियल ये भी बताता है कि समय के साथ इसमें काफी बदलाव आया है। मशीनों से बने सामानों के बाजार में आने से और डाकखाने या सेना जैसी गैर कृषि नौकरियों के खुलने से सदियों पुराने ये पारंपरिक काम अब काफी हद तक बदल गए हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भूमि, जाति और असमानता। अब तक हमने जो देखा वो काफी ऊपरी और सांस्कृतिक था, लेकिन अब हमें कुछ कड़वी सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों का भी निष्पक्ष रूप से सामना करना होगा, जो इस समाज की असली नींव हैं। जरा सोचिए, कुछ क्षेत्रों में करीब 40 से 50% परिवारों के पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। और चूंकि गांव में जमीन ही संपत्ति और उत्पादन का सबसे बड़ा जरिया है, तो इस भारी असमानता का सीधा मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी को जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ खेती की मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये जो आर्थिक असमानता है ना, ये सीधे तौर पर जाति व्यवस्था के पदानुक्रम से जुड़ जाती है। सोर्स चैप्टर से ये साफ पता चलता है कि कैसे सबसे अच्छी जमीनें और महत्वपूर्ण संसाधन प्रभुत्वशाली या मध्यम जातियों के पास होते हैं। सारी पावर इन्हीं के पास होती है, जबकि जो निचली जातियां हैं वो सख्त नियंत्रण में रहकर सिर्फ मजदूरी का काम करने पर मजबूर होती हैं। इसी गहरे पावर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही दुखद परिणाम है बेगार। बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरन काम कराना या बंधुआ मजदूरी। हालांकि कानूनी तौर पर इसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन टेक्स्ट के अनुसार उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज भी ये प्रथा देखने को मिल जाती है, जहां गरीब कामगार पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जमींदारों के यहाँ काम करने के लिए बंधे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 4, औपनिवेशिक काल का प्रभाव। गांव की इन गहरी असमानताओं को बाहरी ताकतों ने और भी ज्यादा कैसे बिगाड़ा? इसकी सबसे बड़ी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश दौर में। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए एक जमींदारी व्यवस्था लागू की। उन्होंने स्थानीय जमींदारों को संपत्ति के अधिकार दे दिए और जमीन पर भारी टैक्स लगा दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? जमींदारों ने किसानों से ज्यादा लगान वसूलना शुरू कर दिया। इस अंधाधुंध शोषण से किसानों की कमर टूट गई, खेती का उत्पादन जमीन पर आ गिरा और बड़े बड़े विनाशकारी अकाल पड़ने लगे। और अंत में सेक्शन 5, कृषि में आधुनिक परिवर्तन। आज़ादी के बाद से तकनीकी बदलावों ने
खेती के तरीकों को पूरी तरह से पलटकर रख दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक शिफ्ट है जिसने सब कुछ बदल दिया। यहाँ एक वृद्ध ग्रामीण महिला भार्गव हुगर का एक कोट है जो इस बदलाव को बहुत ही गहराई और मानवीय रूप से बयां करता है। वो कहती हैं, अब सब केवल संकर यानी हाइब्रिड है। जवारी कहाँ है? संकर पौधे और पैदा होने वाले बच्चे भी संकर होते हैं। ये सिर्फ बीजों के बदलने की बात नहीं है, ये एक गहरे कल्चरल लॉस की भावना है, जहां लोगों को लग रहा है कि तकनीकी बदलावों ने उनकी असली स्थानीय पहचान ही छीन ली है। सदियों से खेतीबाड़ी का मतलब था इंसान की कड़ी मेहनत और पशुओं का साथ। कृषक जीवन शैली मुख्य रूप से शारीरिक श्रम और प्रकृति के साथ एक धीमे शांत तालमेल पर चलती थी। लेकिन आज तीव्र मशीनीकरण ने उस पूरी तस्वीर को ही बदल दिया है। ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों के आने से न केवल खेती बहुत तेज हो गई है, बल्कि गांव में जिस तरह के लेबर की जरूरत होती थी वो भी एकदम बदल गई है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम एक बहुत ही अहम सवाल पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे ये हाइब्रिड फसलें और मशीनें हमारे पुराने और पारंपरिक तरीकों की जगह ले रही हैं, आने वाले दशकों में ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक पहचान और उनका सामाजिक ढांचा कैसे अडेप्ट करेगा? क्या वो अपनी जड़ें बचा पाएंगे या पूरी तरह बदल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे कृषि जीवन का भविष्य क्या है।